Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT CCT and my branch is CSC. तो हमने अपने फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई हम पढ़ रहे थे। हमने ऑलमोस्ट एंडिंग पे पहुंच गए थे। हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट कर रहे थे हम। तो थ्योरी व्योरी सब कर लिए थे हमने और 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे हमने एक्सरसाइज का। तो बिना कुछ देरी करते हुए मैं सीधे एक्सरसाइज वाले पार्ट की स्किप करता, क्योंकि अब बस वही बचा था हमारा इस चैप्टर में। और आपने सारी थ्योरी व्योरी पढ़े भी होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने जो 3 क्वेश्चन बताया था, इजी इजी क्वेश्चन थे। एक करे थे 13.1, 13.2 एंड 13.3। तो ये 3 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। तो मैंने आपको बोला भी था अगर आप चाहो तो बाकी के नीचे के जो 7 क्वेश्चन है, तो इसमें 10 क्वेश्चन है बेसिकली, तो आप ये कर सकते हैं। तो आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो मैं अभी आपको इस लेक्चर में सभी चीज़ समझा दूंगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अच्छे से। और अगर कोई डाउट आए तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया तो आप आंसर भी मिला सकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। ओके, मैं चालू कर रहा आपसे 13 पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडी ऑफ गोल्ड आइसोटोप एंड एयू एंड द सिल्वर आइसोटोप एजी। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि हमारा जो गोल्ड न्यूक्लियस होता है और जो हमारा सिल्वर का न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच, उन दोनों का जो रेडियस है, उनका हमको रेशियो बताना है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका देखिए रेडियस हमें बेसिकली ये चीज पता रहनी चाहिए, रेडियस का रिलेशन जो हमने पिछले थ्योरी में पढ़ा होगा, R0 × E⁻1/। ओके, तो ये रिलेशन के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और ये आपको हमेशा याद रहेगा, मुझे पता है। ओके, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें क्या रहता है, R0 की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ओके, और ए की वैल्यू क्या होती है, अपना एटॉमिक मास होता है। ओके, और ये वाला जो आर होता है वो हमारी रेडियस होती है। ओके, तो चालू करते हैं। तो पहले गोल्ड के लिए निकाले थे, तो पहले लिखता हूँ, मैं पहले 4 AU लिख लेता हूँ। तो एयू का एटॉमिक मास कितना होता है, तो उसको हम A1 से डिनोट करते हैं। A1 से इसका एटॉमिक मास हमारे पास दिया है क्या? हाँ, दिया है 13.4। तो उसका 197 दिखा है, देख लीजिए। जो देखिए मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, देखिए ये जो ऊपर की टर्म लिखी है 197, वो उसका एटॉमिक मास है, और ये जेड होता है। ये सब बताने वाली चीजें नहीं, आपको आती होगी। ओके, तो ये A1 लिखे, तो इसका रेडियस कैलकुलेट भी कर लेते। तो रेडियस हो जाएगा R0 इंटू ए की जगह रखेंगे हम 197, और उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। ओके, फिर वैसे ही हम इसी के तरीके से और ए, ओके, ए जी सिल्वर के लिए निकाल लेते। इसको हम A2 रख लेते। A2 की वैल्यू कितनी थी हमारी? देखिए, A2 की वैल्यू दी है 107, तो 107 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं। तो इससे हमारी ये R1 लिख लेते हैं, ये R2 लिख लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R0 107 की पावर 1/। तो देखिए हमारे पास R1 आ गया, R2 आ गया। अब बस हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपको जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो आप, एक ट्रिक है, आप इसे ध्यान रखिए। तो जब भी रेशियो पूछा गया, जब भी आपसे रेशियो पूछा गया है, तो आप कभी भी क्या कहते हैं, एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, ऑलवेज ऑलवेज पुट इन रेशियो फॉर्म। तो उसमें ऐसा रहता है कि कुछ जो चीजें यानी कि कॉमन रहती है वो कैंसिल हो जाती है, तो हमें सिर्फ रेशियो ही चाहिए, तो उसमें इजी पड़ता है। जैसे इसमें दिखा रहा हूँ मैं, अगर मैं इसका कैलकुलेट कर लूँ, R0 की वैल्यू कुछ वैल्यू रख दूँ, कैलकुलेट करने के बाद में अपॉन डिवाइड करूँ, वो गलत हो जाएगा ना। तो देखिए, AU का निकालना है, अपॉन AG का निकालना है। ठीक है, ये हमारा रेडियस, इसका रेशियो निकालना है। ये क्या हो, ये हो जाएगा R1/R2। ठीक है, R1 कितना दिया हुआ है हमारे पास? R1 हमने निकाल ली, R0 इंटू 197 की पावर 1/3 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी? R0 इंटू 107 की पावर 1/3। R0 से R0 कैंसिल हो गया, देख लीजिए। इसमें हमने नीचे रखा, कैंसिल हो गया। अब इसको हम बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, 197 अपॉन 107 की पावर 1/3। तो बस थोड़ी कैलकुलेशन है। तो आप, मैं यहाँ रेशियो को R से डिनोट कर रहा हूँ, और मैं कैलकुलेट में कैलकुलेट करता हूँ, और आप भी कैलकुलेटर खोल लीजिए। वैसे आप कैलकुलेटर नहीं खोलना चाहिए, आपको इतना कैलकुलेट ना आना चाहिए। मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि पेपर में तो आपके पास कैलकुलेटर रहेगा नहीं, तो आपको इतनी, और वैसे भी आप मैथ्स वाले बच्चे, तो आपको इतनी कैलकुलेशन तो ईजी लग रही है। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया 13.4, यानी आज की क्लास का। ओके, ये हमारी लास्ट क्लास होगी। इसके साथ हम चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन से नहीं है, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो ये हमारा 13.4 क्वेश्चन होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक, 13 पॉइंट।
13.5। हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग यू सी प्लस डी इज डिफाइंड बाय क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ डी का इंटू सी स्क्वायर। ओके, तो इसमें पहले उसने बता दिया है कि कभी कोई रिएक्शन हो गई ए प्लस बी गिविंग यू सी प्लस डी, तो क्यू वैल्यू ऐसे डिनोट करते हैं। क्यू वैल्यू क्या होती है अपनी, जो रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्टेंट मास माइनस जो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मास। तो इनका हम वो निकालते हैं डिफरेंस, और इसको अपन स्पीड ऑफ लाइट से इंटू कर देते हैं, तो हमारी ये हो जाती है क्यू वैल्यू। ओके, तो ये हम अपने रेफरेंस के रख लेते हैं अपने पास ऐसे ऊपर, यानी जो हमें पता है, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया हम वो ऊपर रखते जाते हैं, तो हमें बाद में इजी पड़ता है। ओके, तो ये है, और सी की वैल्यू भी मैं रख देता हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ सी की वैल्यू दी हुई है क्या? अच्छा नहीं दी है, तो वही होना चाहिए। ओके, खुद बताइएगा। अब देखते हैं, where the mass is referred to, okay ठीक है, determine from the given data the Q value of the following is state whether reaction are exothermic और endothermic। तो देखिए, मैंने आपको बताया भी था Q वैल्यू, अगर Q वैल्यू हमारी होती है पॉजिटिव, तो वो क्या कहाँ जाती है, एक Q वैल्यू इज पॉजिटिव तो होता हमारा एक्सोथर्मिक। ओके, और अगर हमारा Q वैल्यू है निगेटिव तो होता है हमारा एंडोथर्मिक। ओके, तो ये चीज़ है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पे पूरा मार्क्स दिए हुए हैं, मैं इसको वहाँ नहीं लिख रहा, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो हम पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये हम पहला पहला क्वेश्चन, पहला वाला रिएक्शन कर रहे हैं। पहले वाला रिएक्शन में क्या दिया है, 1H1 प्लस 3 1H गिविंग क्या दे रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक ट्रिटियम यानी कि फ्यूज कर रहे हैं, और हमें एक ड्यूटेरियम दे रहे हैं, प्लस हमें सॉरी 2 ड्यूटेरियम दे रहे हैं। ओके, ठीक है ना। देखिए वाली रिएक्शन लिखा है मैंने यहाँ बस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अपन क्यू वैल्यू निकालना है, तो अपन मास डिफरेंस निकाल लेते हैं। मास डिफरेंस को हम वही डेल्टा में लिख लेते हैं, और इसको मास डिफरेंस कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। क्यू वैल्यू में देखिए, प्रोडक्ट क्यू वैल्यू में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके, मैं ये टर्म से आप वो हो जाओगे, यानी कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप मैं डायरेक्ट क्यू वैल्यू ही लिख रहा। तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, पहले मास डिफरेंस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, जो हमारे पास दी हुई है वैल्यू 1 पॉइंट, ये सारी वैल्यूज ऊपर दी हुई है टेबल, यानी कि ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं हमारे पास स्टार्टिंग में जब हमने सॉल्व करे थे वहीं पे लिखे थे, तो मैं वहां से ले रहा, डायरेक्ट रेफर कर रहा कि हमने इसका लिया, अब हम इसका लेंगे। देखिए इस टर्म का लेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा बेसिकली 3.016049। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ड्यूटेरियम का। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में दो है ड्यूटेरियम के, 2 से डायरेक्ट इंटू कर रहा मैं, और एक ड्यूटेरियम का मास हमारे पास है 0.1402, और इसको हम इंटू कर देंगे सी स्क्वायर से। ओके, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप भी यूज करिए। फिलहाल के लिए कर सकते हैं, पर मैं आप अपनी प्रैक्टिस में सॉल्व करना डाल दीजिए। ओके, तो मैं अगली बार से आपको नहीं बोलूंगा कैलकुलेटर यूज करने। ठीक है, तो ये कर लिया मैं, ये हमारा मैंने कैलकुलेट किया, तो देखिए बेसिकली दिख भी रहा है, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये 3 + 1 4 होगा, पर इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी इससे। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है और ये 0 1, बट कुछ कुछ टर्म्स है, तो आप जब इंटू करेंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है, इसमें हम सी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आती है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आती है माइनस। तो देखिए एक सी स्क्वायर ऐसे भी कैलकुलेट होती है मीटर पर सेकंड, पर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि हमको क्यू वैल्यू हो गया, एनर्जी हो गया, तो वो उसमें ज़्यादा इजी पड़ता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, हमें जैसे ये जो टर्म दी हुई है हमारी वैल्यू, ये हमारी एएमयू में दी हुई है, तो ये एएमयू इंटू सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 AMU दिया हुआ है, यानी 1 U दिया हुआ है, तो हम 1 U को कैसे लिख सकते हैं, 1 U को लिख सकते हैं हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस वैसे ही लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे -0.00433, और ये यू था तो यू की वैल्यू रख देंगे हम 931.5 अपॉन सी स्क्वायर, और ऊपर का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया, और आंसर आएगा हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो आपको ये सारी टर्म्स से यानी कि कन्वर्शन आना चाहिए आपको, मैं बहुत अच्छे से समझाया था। तो क्यू की वैल्यू आ गई माइनस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जब इसका इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.0334। तो ये हमारा आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखने वाली चीज क्या है, यहाँ देखने वाली चीज है क्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू निगेटिव। तो देखिए क्यू वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, और मैंने आपको
सबसे ऊपर ही समझाया था, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ओके, तो यही पूछा गया है, तो आपको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करके मेन रिजल्ट पर पहुंचना है। तो ठीक है, अब सेकंड वाली मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। तो अब ये पहली रिएक्शन थी हमारी इस क्वेश्चन की। अब हम दूसरी रिएक्शन कर लेते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या दिया, 12 कार्बन दिया है। ओके, ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो इसमें दो कार्बन एटम को फ्यूज करके उसने क्या बनाया है, एक नियॉन एटम बनाया है जिसका एटॉमिक नंबर 10 और एटॉमिक मास 20 है, प्लस एक हीलियम एटम यानी कि एक अल्फा पार्टिकल निकला है। तो ये देखिए, मैंने ये रिएक्शन लिख दी। मेरे राइटिंग पे ध्यान रख दीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कुछ अच्छा बनने का। तो हमें जैसे क्यू वैल्यू निकालना है, तो क्यू वैल्यू की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे भी सेम जैसे वैसे करें थे, तो इसमें रखेंगे 2 मास ऑफ, ये ले कार्बन, ये मास ऑफ कार्बन रखेंगे। ओके, मास ऑफ कार्बन रखेंगे 12 और 6 एटॉमिक मास ऑफ। और इसमें हम माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे मास ऑफ नियॉन माइनस मास ऑफ हीलियम। ओके, ये हमने माइनस कर दिया और हम इंटू सी स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी क्यू की वैल्यू। जब मैं इसमें पूरी वैल्यूज पुट करूंगा, देखिए यहाँ पे आपके पास, देखिए कार्बन का मास दिया हुआ है, नियॉन का मास दिया हुआ है, हीलियम का मास आपके पास ऊपर दिया हुआ है। ओके, तो ये सारी वैल्यू जब आप रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट पर पहुंच रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा आता है 0.00495 8। ओके, इंटू सी स्क्वायर। ओके, ये आंसर आता है। ठीक है, लेकिन हमारा तो ये फिर से एएमयू में हमने जैसे पिछली बार कन्वर्जन किया, तो वैसे ही इस बार करेंगे। 931.1 से इंटू कर देंगे तो सी स्क्वायर हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है, 4.61837 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो देखिए अब वाली रिएक्शन इस वाली रिएक्शन में क्या अंतर है। तो देखिए क्यू वैल्यू यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, क्यू वैल्यू हमारी आ रही है पॉजिटिव। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमें कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मतलब एंडोथर्मिक में हमें थोड़ी एनर्जी लग रही है, इसमें हमें थोड़ी एनर्जी यानी बाहर आ रही है, यानी रेडिएट होती है। बस यही है, और मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई थी। ओके, तो अब 13.6 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए सब इजी इजी टर्म्स है आपके पास, एक आपने थ्योरी व्योरी सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे। और जब आप इन क्वेश्चंस की ओर आएंगे और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप थोड़ा एनालाइज करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप इजीली हर एक चीज पूछा जो भी पूछा गया है वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.6। ओके, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ 13.6। तो 13.6 में हमें क्या बोला है, सपोज वी थिंक ऑफ अ फिशन ऑफ एफ की, पढ़ लेते क्वेश्चन। We think of a fission of iron nucleus into two equal fragments of aluminium in the fission energetically possible। अच्छा, okay, तो इसमें बोला गया है कि जो आयरन का न्यूक्लियस है वो एल्यूमिनियम के दो इक्वल पार्ट में यानी कि टूट रहा है। और हमें बताना है कि ये एनर्जेटिकली यानी पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि हमें इसमें बेसिकली हमें इसकी क्यू वैल्यू चेक करना है। अगर हमारा एनर्जी बाहर आ रहा है तो ये पॉसिबल है, और अगर नहीं आ रहा है तो ये नहीं है, क्योंकि हमारा जो फिशन होता है उसमें मेनली एनर्जी बाहर आती है ना। ओके, तो ये आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। आर्ग्यू बाय वर्किंग आउट द क्यू, देखिए मैं बोला ना क्यू प्रोसेस से होगा, तो इससे बताने बोला इसने। आपके पास मासेस दिए हुए हैं, यानी ये जो मासेस दिए हुए ऊपर, ये नहीं लेना है हमें ये लेना है, हमारे पास दिए हुए हैं पहले से मासेस। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं समझाता आपको यहाँ पे, तो ठीक है, पहले हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पहले हमारे पास जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। मास ऑफ एफ, मास ऑफ एफ कितना दिया हम एफ पहले लिख लेते हैं, पहले 6 तो मास ऑफ जो जो दिया हुआ है हम वो पहले ऊपर लिख लेंगे अपने क्वेश्चन में, 55.93 494। ओके, और हम इसी तरीके लिख लेते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ये एक एल्यूमिनियम का मास है 1328। तो एक एल्यूमिनियम का मास कितना दिया है, 27.9819 एम। देखिए ये सारी टर्म्स हमारे पास एएमयू में दी हुई है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको एएमयू में वैल्यू निकालना है तो उसमें निकाल सकते हैं, बाकी आप 1 एएमयू को ऐसा लिख सकते हैं, 1 एएमयू को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा कन्वर्जन है जिससे हमें एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाती है। ओके, तो ये अच्छी चीज़ है, आप देख लीजिए, इसे आप याद रख लीजिए। तो अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब हमारा आयरन न्यूक्लियस है, जब उसमें हम फिजन करते हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ फिजन हो रहा है। ओके, जब हम फिजन कर रहे हैं
तो वो कैसे टूट रहा है, 2 टाइम्स 2 एल्यूमिनियम 13 and 28, ओके। तो इस तरीके से वो टूट रहा है, यानी कि 2 एल्यूमिनियम के टुकड़ों में टूट रहा है, प्लस करना एक बड़ा एलिमेंट इसमें 2 में टूट गया, ओके। इन सब के हमारे पास मास दिए हुए हैं m1, और इसका हमारे पास दिया हुआ है m2। तो देखिए मैं इसको डिनोट भी कर देता हूँ, m1 इक्वल्स टू एंड दिस इज इक्वल्स टू m2, ओके। आपको समझ आ रहा होगा, आप राइटिंग को इतना फोकस कीजिए, बाकी आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। मैं नया पेज खोल लेता हूँ। तो देखिए इसमें हमें बोला है क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट का इंटू सी स्क्वायर, ओके, यही चीज है। तो बस इसमें हमको वैल्यू पुट करते जानी है। तो वैल्यू क्या थी इसमें, तो रिएक्टेंट का वैल्यू क्या था, 55.9349 4, ये हो गया रिएक्टेंट का, माइनस अब प्रोडक्ट में हमारे पास 2 एल्यूमिनियम के थे, हम 2 से इंटू करेंगे और एक एल्यूमिनियम का मास लिख देंगे। तो एक एल्यूमिनियम का मास है 27.98191, ठीक है। और हम इसे इंटू कर देंगे सी स्क्वायर से, ठीक है। ये पूरा है ब्रैकेट, तो मैं इसको बड़ा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, यानी ये अपन एक जगह कैलकुलेट करते हैं उससे इंटू करें, ओके। तो ठीक है, तो इसमें हम पहले वन, इसमें मैं बताया ना 1 एम को चेंज कर देते, तो हम इसमें कुछ वैल्यू आएगी, मैं पूरा 1 एम भी लगा रहा हूँ, 1 एम 31.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी पर लगा रहा है इसमें। और ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप इसको और इसको माइनस करके आपकी वैल्यू एएमयू में आएगी, और आप उसे इंटू कर दीजिए 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर से, तो आपकी वैल्यू कुछ इतनी आएगी, कितनी आएगी, क्यू इज इक्वल टू माइनस 26.9, सॉरी 0.902 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो ये आपकी क्यू वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास क्यू वैल्यू तो आ गई, फिर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है और उसका फ्यूजन हो रहा है, तो आप बताइए कि वो यानी कि वो एनर्जेटिकली पॉसिबल है रिएक्शन या नहीं है, यानी कि वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करें, देखिए क्यू की वैल्यू हमारी आ रही नेगेटिव, तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा रिएक्शन इज, तो देखिए क्यू वैल्यू हमारी निगेटिव है, तो इससे हमें पता चल रहा है एच इज एंडोथर्मिक, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर हमारी कोई फ्यूजन रिएक्शन होगी तो हमें उसमें एनर्जी निकालनी पड़ती है, पर यहाँ पे तो क्यू वैल्यू निगेटिव आ रही है और उससे हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जा रही है, तो वो दिक्कत है हमारी। तो इसका आंसर है नो, इट दिस रिएक्शन इज एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये जो रिएक्शन है हमारी वो एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, तो यही है हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा 13.6 भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, हम अपने आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये इजी था, आपने बस क्यू वैल्यू निकालना था, और आप जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था 13.5, हमने इसमें क्यू वैल्यू निकाली और पता करा कि वो रिएक्शन कैसा होगा, उसका स्टेट क्या होगा। उस तरीके से ये रिएक्शन भी देखिए एंडोथर्मिक हो रही है, क्यू क्यू की वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है, तो क्यू जब क्यू वैल्यू निगेटिव आती है एंडोथर्मिक, तो वही चीज बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं अच्छे से समझा दूंगा, वैसे आपको सब समझ आ गया होगा मुझे पता। 13.7, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ पोलोनियम आर वेरी सिमिलर टू यूरेनियम, द, ओके, इसमें बोला गया कि जैसे यूरेनियम टूटता है वैसे ही प्लूटोनियम भी टूटता है, ओके। द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन इन 180, ओके। तो द एवरेज एनर्जी पर फिजन, यानी एक एटम के फिजन पे 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेते, जो जो चीज दी हुई है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इफ ऑल एटम्स इन 1 kg ऑफ प्योर क्यू अंडरगो फिशन, ओके। तो देखिए मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आपको जैसे जैसे लिखूंगा आप टर्म्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ पी यू इक्वल्स टू 1 kg, ओके, एंड एवरेज एनर्जी रिलीज्ड इक्वल्स टू 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो इतनी एनर्जी निकल रही है, तो हमारे पास मास दिया हुआ है, तो हम पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैं बताऊँ आपको, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मास दिया हुआ है, हमारे पास पूरे एटम्स नहीं दिए, क्योंकि हम जो फिजन निकालते हैं वो एक एटम का निकालते हैं। ये जो एनर्जी दी हुई है ये दी हुई है पर एटम की, ओके, पर एटम।
तो आप इसे याद रखिए। लेकिन हमारे पास तो इसका मास दिया हुआ है, तो हम इससे एटम कैसे निकालें? तो देखिए, बेसिक सी फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। अगर आपको निकालना है सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए रहना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो मास दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो बस वही वाला फंडा लगाते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स। मोल्स कैसे आएंगे? मास दिया हुआ है 1000 ग्राम, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हमें मोल्स चाहिए तो सारी टर्म्स ग्राम में रहना चाहिए हमारे पास। तो और उसका मास नंबर ओके। तो कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 ग्राम को डिवाइड करेंगे मास नंबर कितना है? प्लूटोनियम यानी अपना पीयू का, उसका मास नंबर है 239। ओके, तो ये अभी मैं ऐसे ही रखा। ठीक है, इससे हमारे मोल्स आ गए। अब हम पहले निकालेंगे इसमें से, इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे मोल्स इंटू एन ए। देखिए, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, मैं नहीं समझाऊंगा, आपने पहली दूसरी सब्जेक्ट में ही, चैप्टर में ही पढ़ा होगा, एकदम इनिशियल टॉपिक है। तो इसकी वैल्यू कितनी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गया। और मोल्स तो हमने निकाल ही लिए, 1000/239। अब आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो आपने कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2.52 इंटू 10 की पावर 24। तो ये हो गया हमारे एन। मैं इसको नंबर ऑफ एटम्स को एन से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये एन से डिनोट कर दिया। अब हम एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी क्या दी हुई है? एनर्जी दी हुई है, एनर्जी होती है हमारी एवरेज एनर्जी इंटू एन। देखिए, ये एनर्जी पर एटम इंटू नंबर ऑफ एटम। ये बेसिक चीज है। अगर आपके पास अगर एक सेब की कीमत कितनी है, तो इतने सारे सेब है तो उनकी कीमत कितनी होगी, ऐसा कुछ टाइप का। तो ठीक है, हम रख लेते वैल्यू 180। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी, तो उसी में निकालेंगे। और एन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो ये लिख देंगे, बेसिकली एक नंबर है इंटू 10 की पावर 24। तो हमारे पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी कितनी आ रही है? कैलकुलेट कीजिए आप भी, मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर। इस ऐसे कुछ आना चाहिए, 4.536 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमारे से फाइनल एनर्जी पे आ गई। तो हमें क्या पूछा था? हमें उसने पूछा था एनर्जी कितनी रिलीज होगी 1 kg ऑफ पीयू का फ्यूजन होने पे, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, रिलीज, तो ये हमारा आंसर है। तो कितना इजी था, बस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर भी है। ठीक है, तो अब हम 13.8 क्वेश्चन पे की ओर आगे बढ़ते हैं। 13.8 इजी इजी क्वेश्चन है, आप एक दो बार करेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt बी kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium? टेक द फ्यूजन रिएक्शन एस। और जो रिएक्शन दी हुई है, तो इसमें पूछा गया है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया है और उसकी पावर है 100 वॉट। ओके, एक इलेक्ट्रिक लैंप है और उसकी पावर है 100 वॉट। तो उसमें आपको बताना है कि वो कितने टाइम तक जलेगा। ओके, तो यही बताना है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो आप इसे ऐसे ही कर लीजिए, ये गुड क्वेश्चन लिख देता हूँ, गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा मजा आएगा आपको जब सॉल्व करके। तो पहले रिएक्शन लिख देते हैं, यानी कि जब हमारा फ्यूजन हो रहा है तब रिएक्शन क्या रही है, क्योंकि इसके फ्यूजन से ही हमारी लाइट हो रही है चालू। तो इसमें दो ड्यूटेरियम एटम जो निकाल रहे हैं, एक हीलियम एटम निकाल रहे हैं, और एक न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, और मेन चीज हम, मैं बता क्या निकाल रहे हैं, ये चीज निकाल रहे हैं। हमारे काम की चीज बेसिकली ये है। ओके, 3.2 × 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज। अब देखिए, एनर्जी रिलीज क्या कब हो रही है? एनर्जी रिलीज ये देखिए, जब हम दो ड्यूटेरियम, एनर्जी रिलीज पर 2 ड्यूटेरियम। ओके, तो ठीक है, मैं अभी ये थोड़ा यहाँ से स्पेस खाली करता, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ क्या करने वाले हैं। ठीक है? यहाँ याद रखिएगा आप कि हम दो ड्यूटेरियम एटम को जब फ्यूज कर रहे हैं तब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो मैंने लिख दिया एनर्जी रिलीज पर 2 ड्यूटेरियम एटम इज इक्वल टू इतनी। ओके, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यहाँ लिख रहा है मास इज इक्वल टू 2 kg। 2 kg मास दिया हुआ है, तो वही लिख लेता मैं 2000 ग्राम। कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में हमारे लिए जो, यानी कि जो कंफर्टेबल है वो हम यूज करेंगे, और बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी ना यूनिट कन्वर्शन वैसे। तो 1 मोल में, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितने एटम्स होते हैं? और अब हमें मास दिया हुआ है, तो हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एटम्स निकाले थे, उसी तरह इसमें भी निकाल लेते। तो इसमें एन से डिनोट का नंबर ऑफ एटम,
तो एक मोल का हिसाब से ये लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हमने ग्राम में निकाल लिया तो हम ग्राम ही यूज करेंगे, तो ये 2000 ग्राम लिख देंगे, अपॉन में हम उसका मास लिख देंगे। तो किसका मास चाहिए हमें? मास हमें चाहिए ड्यूटेरियम का। तो ये क्योंकि वही तो फ्यूज हो रहा है ना, तो देखिए मैंने मास लिख दिया। आप इससे इसको काट दीजिए, तो एन की वैल्यू बेसिकली इसमें कैलकुलेशन की बात जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बस आपको काट पीट के लिख दिया जाना 10⁻26। ठीक है, ये हमारा एन आ गया। अब हमारे पास एन दिया हुआ है, हमारे पास पावर दी हुई है और एनर्जी भी दी हुई है। तो आपके पास जब पावर दी हुई थी, एनर्जी दी हुई, तो आपको किस चीज की याद आती है, बस इतना बताइए। तो आपने जब WP एक चैप्टर होता है फिजिक्स फिजिक्स में, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये पढ़ा होगा। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा, एक रिलेशन लिख रहा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैं लिखना कैसे। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो समझ आया? नहीं आया? मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पावर, ये हो गया हमारे पास एनर्जी, ये हो गया हमारा टाइम। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, इसकी इतनी पावर है और वो इतने टाइम तक चलेगी, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगी बेसिकली ये चीज। तो हमारे पास एनर्जी कितनी आई थी? एनर्जी आई थी हमारे पास 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर ये कितने के लिए आई थी? 2 ड्यूटेरियम एटम के लिए आई थी ना। लेकिन हमें तो एक ड्यूटेरियम एटम के लिए चाहिए, फिर हम नंबर ऑफ एटम से इंटू करेंगे। तो एनर्जी बेसिकली होता क्या? एनर्जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू एवरेज एनर्जी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए अपने इंपॉर्टेंट बॉक्स पे। आपको पता ही है, मैंने इस चैप्टर में बहुत से इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाए, उसी पर आप भी इसे हाईलाइट करके बना लीजिए, ये काम की चीज़ें क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ गए 6.022 इंटू 10⁻26। लेकिन एवरेज एनर्जी कितनी दी हुई थी? एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट करें, एवरेज एनर्जी होगी 3.27। लेकिन ये नहीं थी, ये दो ड्यूटेरियम एटम की थी, एक एक के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो मैं आपको बताता, मैंने ये जो छोड़ा था उससे आई एवरेज एनर्जी पर 1 ड्यूटेरियम एटम। इसकी वैल्यू आती है 3.27 डिवाइडेड बाई 2। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ नीचे रखा। ठीक है, इससे हमारी एनर्जी आ जाएगी, इससे हमारी एनर्जी कितनी आएगी? लेकिन ये किस में आ रही है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.011 कुछ आया, और आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ओके, लेकिन ये आएगी हमारी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन जब हम पावर और एनर्जी की बात करते हैं तो हमें चाहिए एनर्जी इन जूल। ओके, जूल में हमें एनर्जी चाहिए। तो हम अ, वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हो जाएगा, मेगा के लिए पहले 10⁻6 लिख देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ये सारी चीजें मैंने आपको कन्वर्शन पढ़ा चुका है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6 जूल। बस वैल्यू पुट करें और आंसर आ गया हमारा। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कैलकुलेट कीजिए, मैं सब कैलकुलेट कर लिया हूँ। ठीक है, 1.576 इंटू 10⁻14। तो आपकी इतनी एनर्जी आएगी जूल में जब आप ये सब कैलकुलेशन करेंगे। अब इजी इजी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर दिया हुआ था हमारे पास 100 वॉट, एनर्जी दी हुई है 1.576 इंटू 10⁻14, और टाइम को मैं ऊपर ले जा रहा था। ठीक है, बस इधर उधर कर दिया, टाइम आ गया हमारे पास 1.576 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 इधर काट लीजिए आप, तो आपकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास टाइम आ गया 1.576 इंटू 10⁻12। लेकिन ये टाइम की तो कुछ यूनिट ही समझ नहीं आ रही इस चीज़ में, तो ये हमारा बेसिकली सेकंड्स में, इट इज इन सेकंड्स, क्योंकि हमने सब बेसिक यूनिट से जो ऐसा यूनिट होता है वो सब यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके कैलकुलेट करें तो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 365 डेज, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और अगर 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। तो बस ये सारी बहुत, यानी 8वीं 9वीं वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो बस हम इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि देखिए एक ईयर के लिए हम कैलकुलेट करें, ये सेकंड्स में दिया है, हम इसको ईयर में करना है, तो इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा 1.576 इंटू 10⁻12
डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो देखिए बहुत सारा कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कीजिए, मैंने भी कैलकुलेट करा है 4.99 इंटू 10⁴ ईयर्स। ओके, तो ये आंसर आ रहा है। तो इतने टाइम तक के द बल्ब विल ग्लो टिल इज टाइम। ओके, जो एनर्जी निकली उसकी वजह से हमारा बल्ब इतना टाइम तक ग्लो करेगा। तो इसी के साथ हमारा 13.8 क्वेश्चन भी होता है और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ आगे क्वेश्चन 13.9। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन रीड करता मैं। कैलकुलेट द हाइट of the potential barrier of a head-on collision of two neutrons. Okay. Hint: the height of the potential barrier is given by the Coulomb repulsion between the two neutrons when they just touch each other. Assume that they can be taken as hard spheres of okay. तो इसमें बोला गया है कि हमें पोटेंशियल बैरियर कैलकुलेट करना है जब दो न्यूट्रॉन एटम्स का हेड ऑन कोलिशन होता है। तो आपने हेड ऑन कोलिशन भी शायद WPE में ही पढ़ा होगा। तो फिजिक्स में होता है एक हेड ऑन कोलिशन, एक हेड ऑन कोलिशन देखिए ऐसा होता है, हेड ऑन कोलिशन। हेड ऑन कोलिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब ये मान लीजिए हमारा एक रेफरेंस पाथ है, तो ये एक एटम है हमारे पास। ओके, और ये हमारे पास एक दूसरा एटम। तो ये इधर से आया, ये इधर से आया, देखिए सब ये इसका एक सेंटर हो गया, ये एक एटम का सेंटर हो गया। ओके, ये दूसरा सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हमारे टू टू थ्री एटम, तो ये कोलाइड करते हैं हेड ऑन। तो देखिए इसकी रेडियस आर होगी, इसकी भी आर होगी, क्योंकि दोनों न्यूट्रॉन एटम ही। मैं सारी टर्म्स लिखता हूँ अभी आपको समझाना। देखिए दोनों जब कोलाइड करेंगे तो उसने पूछा है कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट बताओ कि ये इनके बीच का कूलम्ब रिपल्शन फोर्स एकदम ऐसे नेग्लेक्ट हो जाए। समझ रहे हैं ना, कि रिपल्शन की जगह वो एक वो बन जाए, एक नया कंपाउंड बन जाए। ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि आपको अगर जैसे एटम एटम के बीच में, यानी जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके बीच में एटम एटम के पॉजिटिव चार्ज में जो रिपल्शन फोर्स होता है उसको हमें दूर करना है, तो एक पोटेंशियल बैरियर के ऊपर हमें, एक पोटेंशियल बैरियर होता है उसके ऊपर हमें पोटेंशियल यानी कि हाइट होता है, पोटेंशियल हाइट। अगर हम उसके ऊपर उसे लिझा लेते हैं तो वो रिपल्शन की जगह वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, तो हमें उसे दबाना है, यानी कि उसे हमें डोमिनेट करना है। तो हमें इतना पोटेंशियल बैरियर देना पड़ेगा कि वो उस रिपल्श कोलम्ब रिपल्शन फोर्स को डोमिनेट कर सके। ओके, तो यही पूछना है कि कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा हमें कि वो कूलम्ब रिपल्शन को डोमिनेट करे। तो इसमें हमें आर की वैल्यू दी हुई है, आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.0 फेंटोमीटर। और ये इसकी वैल्यू थी 2 × 10⁻⁻15 मीटर। अगर हम मीटर, मैं पहले कैलकुलेट करके रख लेता सारी टर्म्स, अगर हमें कभी इस कन्वर्जन से उस कन्वर्जन पूछा तो। ओके, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो इसमें हमें बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला है। तो स्टैटिक पोटेंशियल, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पोटेंशियल की वैल्यू होती है के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर। अब मैं सारी टर्म्स बताता हूँ। ये हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, कूलम्ब कांस्टेंट। ये Q1 चार्ज ऑफ वन एटम, चार्ज ऑफ सेकंड एटम, और रेडियस होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन यहाँ पे हम एटम्स की बात करें तो वैसे, तो चार्ज लिख देते हैं, और ईच, क्योंकि दोनों सेम है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 की वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ा है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, ये लिख लिया हमने। अब डिस्टेंस लिख लेते हैं, सॉरी आर, आर कितना होगा, R1 प्लस R2, और दोनों की वैल्यू सेम ही है R1 और R2 के। तो ये लिखेंगे 2 × R, जो हमारे पास रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम था, ड्यूटेरियम। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर लिखी।
वहीं से मैंने यूज करा। के की वैल्यू भी लिख लेता है, के इक्वल टू 1.4 एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अब चालू करते हैं। सारी चीजें हमारे पास, के दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास चार्जेस भी दिए हुए हैं। ओके, तो अब वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा पोटेंशियल बैरियर आ जाएगा इज इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इज इक्वल टू के की वैल्यू रखा मैं 9 × 10⁻⁹ और चार्जेस की वैल्यू रखना 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि सेम ही है। और अपॉन में लिख देंगे हम 4 × 10⁻⁻15। ओके, तो इससे हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो इससे जो पोटेंशियल आएगा वो किस में आएगा? क्योंकि कूलम चल रहा है, तो ये कितने में आएगा? यानी कि हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा ना वैल्यू। ठीक है ना? सॉरी, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये कूलम है। तो ये तो अपना डिस्टेंस हो गया मीटर पर सेकंड में, मीटर्स में हो गया, ये मीटर्स में आया था। कूलम की वैल्यू हमारे पास, चार्जेस की वैल्यू कूलम में दी हुई है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1.6, ये हमारी कूलम में। तो इसकी वैल्यू आती है पोटेंशियल इन इन जूल। और इसकी वैल्यू ही निकालनी थी। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कुछ ऐसा 9 × 1.6 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 में से +10 करेंगे और वो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ और एक होगा 1.6 स्क्वायर की वजह से, और 10⁻38 हो जाएगा। और आप इसमें प्लस कर लीजिए 9, ये वाला 9, और डिवाइड कर दीजिए 4 × 10⁻15। ठीक है, तो वो वॉल्यूम कितना आ जाएगी? 9 × 1.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और इंटू, ठीक है, 38 में आप 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 29 हो जाएगा, 10⁻⁻29। आप इसे माइनस करना है, तो 10⁻⁻15 को आप ऊपर ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे +10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे वैल्यू करो, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो किस में आएगी? वो आएगी जूल में। ओके, तो मैं वही बता रहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, जैसे हमने लिखा था। तो हम 1 जूल की वैल्यू निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। हाँ, तो यही मैं बता रहा था कि ये हमें अप्लाई करना है। तो हमारी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो उसकी वैल्यू आती है 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो का मतलब बस इतना है, 10⁻³ लगाया मैंने, जो 10⁻³ एक्स्ट्रा टर्म आई थी तो इसे मैंने इंटू में लिख दिया। ओके, ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर आ गया। तो यही पूछा था, और आप इसे लिख लीजिए, पोटेंशियल बैरियर रिक्वायर्ड इज 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना बैरियर हम देंगे, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है उससे डोमिनेट कर जाएगी न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर जाएगी, और जो हमारे जो दो एटम्स है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव ड्यूटेरियम के जो प्रोटॉन्स है, वो दोनों कंबाइन कर जाएंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हमारा 13.9 क्वेश्चन भी इसके साथ खत्म होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर का। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ लेते हैं। From the relation r is equals to r naught and to a की power 1/3, where r naught is a constant, okay, and a is the mass number of the nucleus. Show that the number, sorry, show that the nuclear matter density is nearly constant, that is independent of each. तो उसमें बोला गया है कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है r की वैल्यू जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और उसमें आर नॉट कांस्टेंट है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो कराया था फोर्थ वाला, जो आज पहली क्लास हमारी क्लास में, उसमें यही पढ़ाया था मैंने। और ए इज मास नंबर, ओके, ये सब इसके बारे में बताया, और हम बस इसकी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं 13 पॉइंट। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है r0 × a⁻⁻3, और ये हमारा होता है जनरल रेडियस, और ये हमारे पास रेडियस दी होती है कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.2 × 10⁻⁻15, और 1.2 फेम्टन ऐसे लिख। और ए की वैल्यू क्या होती है? एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है, हमारे पास रेडियस दे दी, और इसने पूछा है डेंसिटी के बारे में बताओ। डेंसिटी, और यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूफ, में प्रूफ क्या करना है?
हमें प्रूव करना है डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यानी कि वो कांस्टेंट होती बोल रहा है। ओके, इज इज कांस्टेंट नियरली। तो ये चीज पूछे हैं तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हम पढ़ते आ रहे बहुत पहले से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास क्या हो गया हमारे पास, मास दिया हुआ है ए, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपको पता है कि हर एक एटम हम स्पेरिकल मान के चलते हैं, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ एटम। लेकिन हमारा जो रेडियस था वो तो हमने ऊपर ही कैलकुलेट करा, ए अपॉन 4/3 इंटू पाई। आर क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, आर क्यूब की जगह हम रखेंगे जो हमने ऊपर वाला आर निकाला था उसका क्यूब करेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला आर क्या है कि देखिए ये वाला है, तो हमें बस इसकी वैल्यू रखनी नीचे, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा कुछ, A/4/3 इंटू पाई। और आर की वैल्यू कितनी थी, R0 इंटू A⁻1/3 का होल क्यूब करना है। तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, A/4/3 इंटू पाई इंटू R0 का होल क्यूब इंटू इसके क्यूब से, देखिए ऊपर वाले क्यूब से इसका 1/3 का क्यूब कट जाएगा तो आंसर ए आ जाएगा। और ए से ऊपर वाले, ए से नीचे वाले ए कट गया। तो इससे हमारा जो रिलेशन आ रहा है, डेंसिटी का रिलेशन आ रहा है, वो आ रहा है 1/4/3 इंटू R0। तो देखिए अब जो टर्म आई हम उसको कॉन्स्टेंट है। ओके, और जो हमारा R0 है वो भी कॉन्स्टेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, डेंसिटी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। और एक चीज इसमें देखिए, कहीं पे ए वाली टर्म नहीं है, सो इट इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट ऑफ ए, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसी के साथ में हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो हमारा डेंसिटी होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है और वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, भला इसकी रेडियस कुछ भी है। ओके, तो इसके साथ हमारा ये 10th क्वेश्चन भी खत्म होता है, और हमारा चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई के एक्सरसाइज पार्ट भी पूरा खत्म हो रहा है। और आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लिए होंगे, तो आपसे शायद ये ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो ना बने, और आपने कुछ और क्वेश्चन करना है तो आप नेट से सर्च करके भी निकाल सकते हैं सारे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।